नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल की ओर से श्री राम मंदिर निर्माण स्थल पर लगभग जमीन से 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। यह टाइम कैप्सूल का मतलब यह है कि सालों बाद भी अगर कोई राम मंदिर के बारे में जानना चाहता है, राम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, उस जगह के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, आखिर राम मंदिर बनने में कौन कौन सी तकलीफें सहने पड़ी लोगों को, अगर उसके बारे में जानना चाहता है तो यह इस माध्यम से पूरी डिटेल से जान सकता है कि टाइम कैप्सूल आखिर होता क्या है। आपको इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि आखिर टाइम कैप्सूल होता क्या है, इसको जमीन के नीचे ही क्यों रखा जाता है, इसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, अब से पहले किस किस जगहों पर यह टाइम कैप्सूल रखा जा चुका है और अब से पहले कौन कौन से जगह पर हमें वर्षों पहले रखी हुई टाइम कैप्सूल मिली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। इससे पहले हमारे ही देश में अलग अलग हिस्सों में, जैसे लाल किला के नीचे, आईआईटी कानपुर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रखा जा चुका है और अब इस हिस्टोरिकल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का यूज दुनिया के अन्य देशों ने भी किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट को लड़नी पड़ी, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनेगा उसमें टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो उसे इस माध्यम से सुलझाया जा सके। टाइम कैप्सूल आखिर होता क्या है? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। बगल में फिगर को देख सकते हैं। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह दिखता है जिसे तांबा से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराइयों में दफना दिया जाता है। काफी गहराइयों में होने के बावजूद भी यह हजारों लाखों साल तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और न ही यह सड़ता गलता है। अब बात करते हैं कि टाइम कैप्सूल को दफनाया क्यों जाता है, उसे जमीन के अंदर ही क्यों रखा जाता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह के भविष्य के लोगों के साथ संवाद है जिसमें भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, सभ्यता, उसके रहन सहन, उसके सामाजिक तौर तरीके और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर कोई साल 2020 के दौर की इससे जुड़ी जानकारी को 3020 के लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, 3020 के लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो वह ऐसी डिवाइस का यूज कर सकता है। ऐसा करने के लिए अभी के सामाजिक, राजनीतिक इस काल के संग्रह को उसमें रखा जाता है जो हजारों साल बाद भी सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद इसे किसी ऐसे जगह पर दबाना होता है जहां अगर 3020 में लोग अगर उस जगह पर खुदाई करें तो यह टाइम कैप्सूल उस जगह पर मिले और उस समय के लोग देखें कि इस 2020 में लोग किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, इस टाइम रहन सहन कैसा होता था, उनके सामाजिक तौर तरीके कैसे होते थे, यह उन्हें खुदाई के माध्यम से पता चल जाएगा। और उसके बाद वह टाइम कैप्सूल के माध्यम से समझ सके, उस टाइम मशीन को खोल कर पढ़ कर समझ सके कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल करते थे। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बर्गिस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला है। यह ईसा मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर दस्तावेज थे जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही दुनिया का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। मतलब इससे पुराना कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है, सबसे पुराना इसी को माना जा रहा है जो 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बर्गिस में मिला था। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जो टाइम कैप्सूल के उससे पहले होने के सबूत बरामद करते हो। भारत में प्राचीन काल मंदिर में उकेरे गए आकृतियों, शब्दों जिसमें आज भी हम प्राचीन संस्कृति का ज्ञान ले सकते हैं, वह भी एक टाइम कैप्सूल का ही काम करते हैं, जिसके कारण हमें इतने सालों बाद भी इसके हिस्ट्री का पता चल जाता है। आप इस मंदिर को देख सकते हैं, इसमें मंदिर में बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं, इधर कुछ बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं। ये भी एक तरह के टाइम कैप्सूल का ही वर्क करते हैं। इसी को हम लोग देख के इससे समझ सकते हैं कि उस टाइम के राजनीतिक तौर तरीके, सामाजिक तौर तरीके कैसे थे, उस टाइम लोग मुद्रा क्या उपयोग करते थे, उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था, उस टाइम का राजा कैसा होता था, प्रधानमंत्री ही राजा का पद ही निभाता था। इस तरह के हम बहुत सारे हिस्ट्री में चीज पढ़ चुके हैं जो हमें इसी चीज के माध्यम से मिले हैं, जिसको हम लोग एक तरह के टाइम कैप्सूल कह सकते हैं। भारत में टाइम कैप्सूल दफनाने का हिस्ट्री ज्यादा पुराना नहीं है। आजादी के 25 साल बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्ष की उपलब्धि और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किलों में एक टाइम कैप्सूल दफनाया था। इंदिरा गांधी के टाइम कैप्सूल डलवाने के बाद यह काफी विवादों में रहा, लेकिन विवाद के कारण बाद में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने इसे निकलवा लिया, लेकिन अभी भी वह विवाद का ही कारण है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने साल 2010 की 6 मार्च को आईआईटी कानपुर में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। उस कैप्सूल में कानपुर आईआईटी का मैप, इंस्टीट्यूट का सील, गोल्डन जुबली लोगो शामिल किया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डलवाया था। तो आप टाइम कैप्सूल को सीधे तौर पर यह कह के समझ सकते हैं कि भारत में जितने भी खुदाई करने के बाद जो मूर्ति मिलती है, जो शिलालेख मिलते हैं, जो भी पुराने ज़माना के जो मूर्ति मिलती है, जिससे हमें उस जमाने के में लोग कैसे रहते थे। जैसे आप सिंधु सभ्यता का उदाहरण ले सकते हैं। हम सिंधु सभ्यता के बारे में यह नहीं जाने हैं कि वह किसी बुक में लिखा हुआ था, बल्कि खुदाई करने के बाद जो अवशेष जितने मिले थे उनके आधार पर हम आज सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, वैदिक कालीन सभ्यता को पढ़ते हैं। यह सब चीज़ किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, बल्कि खुदाई करने के बाद जो अवशेष मिले थे उनके आधार पे लोग ने बताया कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे। यही चीज़ अगर आप साल बाद, लाख साल बाद, हजारों साल बाद अगर उस जमाने के आदमी को बताना चाहते हैं कि इस सभ्यता में, ये भी एक सभ्यता ही है, इस सभ्यता में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह का घरों का उपयोग करते हैं, किस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो आप टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते थे। भारत में उस टाइम कैप्सूल का यूज बहुत नहीं होता था, जिसके कारण जो राजा महाराजा जो मंदिर बनवाते थे, मंदिर में सारा चीज़ इसलिए लिखा जाता था कि जो आज से सालों बाद, हजारों साल बाद जो लोग इस जगह पे आएंगे वो इससे पढ़ के ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे पहले क्या होता था। और इसके साथ ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को 12:15 पर चांदी के ईंट, जिसका वजन 22 किलो 600 ग्राम होगा, उसको पहला ईंट नरेंद्र मोदी के द्वारा ही दिया जाएगा। और मुगल के वंशज याकूब हिजाबुद्दीन ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 केजी सोने के ईंट देंगे, जो मंदिर निर्माण में यूज किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।